नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 68 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग उनहत्तर वाला पार्ट देखेंगे, 69 नंबर पार्ट देखेंगे, जो कि आपका यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीओ मेंस का आपका बैच स्टार्ट हो गया है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे नंबर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो यूपी पीसीएस मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगले प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो प्रश्न है दोस्तों, जीएस पेपर 4 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 137 है और 125 शब्दों में, शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है बहुत अच्छी तरीके से। और जो प्रश्न है, ठीक है, उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है, देर न करते हुए आज का जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को लिखने से पहले जैसे ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जो उत्तर लिखते हैं उसमें लयबद्धता होनी चाहिए, जो शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ में आपको डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे जो कीवर्ड होते हैं उनको आप लोग हाईलाइट जरूर करिए, अंडरलाइन जरूर करिए। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? नागरिकों के अधिकार पत्र यानी चार्टर, नागरिक चार्टर जिसको बोला जाता है, सिटीजन चार्टर, आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। जो नागरिकों के अधिकार पत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं उनको स्पष्ट करना है, पहली बात यह है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके महत्व को उजागर करना है। 2 पार्ट में इस प्रश्न को लिखना है और 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को लिखने से पहले जैसे शब्द सीमा का बहुत खास ख्याल रखना है कि जैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ख्याल रखते हुए आपको उत्तर लेखन क्षमता का विकास करना है। ठीक है, आज का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न को देख लेते हैं। नागरिकों के अधिकार पत्र और आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, उसके महत्व को उजागर कीजिए। ठीक है, अब देखिए, नागरिक अधिकार पत्र की जहाँ तक बात की जाती है तो इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया था पूर्व ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेयर। तो उन्होंने 1991 में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था और इसको इन्होंने कहा था कि यह नागरिक केंद्रित शासन है, मतलब जहाँ पर जो रूल किया जाए वो नागरिकों से संबंधित हो। ठीक है, नागरिकों को उसमें ध्यान रखा जाता हो, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं। ठीक है भाई, नागरिक केंद्रित शासन का मतलब यह है कि ऐसा शासन जहां पर नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखा जाता हो। ठीक है, अब इसके कुछ मूलभूत सिद्धांतों को देख लेते हैं कि मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या है? मानकों का निर्धारण करना और उत्तम निष्पादन करना। कहने का मतलब यह है कि जो मानक है, ठीक है, किस तरीके से शासन चलेगा, किस तरीके से नहीं चलेगा, मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति कैसे होगी, लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं हो रही, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। तो ऐसे मानकों का निर्धारण करना जिससे एक अच्छे समाज की, एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापित किया जा सके। ठीक है, और जो आपने मानक निर्धारित किए हैं उसी के अनुसार उत्तम निष्पादन करना। ठीक है, जैसे जो आपके पार्टीज हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, या जो आपके ग्राहक हैं, भागीदार हैं, कर्मचारी हैं, तो उनको सक्रिय रूप से शामिल करना शासन प्रक्रिया में। ठीक है, शासन की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, जो लोग हैं, ठीक है, ग्राहक हैं, लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं, सभी लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो यह एक मूलभूत सिद्धांत कहा जाता है आपके, जब हम लोग नागरिक चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र की बात करते हैं। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो निष्पक्ष, सुलभ एवं चयन को बढ़ावा। कहने का मतलब है कि किसी के साथ में पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो शासन है, शासन समान रूप से सभी के साथ में व्यवहार करे, किसी के साथ में भेदभाव न करे और सभी चीज़ें सभी व्यक्तियों को उपलब्ध भी हों। इसके साथ में चयन को बढ़ावा मिले, जो उचित चयन है, जो सही है, जो सही व्यक्ति है, एलिजिबल व्यक्ति है, उसका चयन होना चाहिए शासन प्रशासन, और सही व्यक्ति या सही लाभार्थी का चयन होना चाहिए। तो चयन को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कि किस तरीके से लोगों का चयन किया जाए। ठीक है, इसके साथ में मूलभूत सिद्धांत की बात कही जाती है तो सतत रूप से विकास और सुधार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई, गवर्नमेंट करती क्या है? शासन करती है। शासन का तात्पर्य बस यही है कि लोगों का विकास करना, एक क्रमिक विकास करना, जिससे वो लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी आ सके, लोगों को मूलभूत सुविधाओं प्राप्त हो सके। ठीक है, और जो सतत विकास है, ठीक है,
एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही जाती है जो नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से, ठीक है, मूलभूत सिद्धांतों में भी यही बात कही जाती है, और इनमें अगर कोई कमी आती है तो उनकी सुधार करना, सबसे बड़ी बात यही है। और जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी संसाधन है तो भाई गवर्नमेंट क्या करती है, शासन चलाती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट रूल करती है तो जितने भी संसाधन हैं उनका प्रभावी उपयोग होना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। वैसा नहीं है कि मतलब अगर 2G स्पेक्ट्रम घोटाले मिल रहे हैं और राष्ट्रमंडल खेल घोटाला मिल रहा है, यस बैंक घोटाला मिल रहा है, अनेक अन्य घोटाले मिल रहे हैं, ठीक है, PMC बैंक घोटाले मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो आपके पास संसाधन हैं उनका प्रभावी उपयोग होना चाहिए, उनका विवेकपूर्ण रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये मूलभूत सिद्धांतों के अंतर्गत आता है जो नागरिक अधिकार पत्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्या अगला पॉइंट क्या आता है कि जैसे ग्राहकों के लिए अवसरों को सृजित करना, कि कहने का मतलब यह है कि लोगों के बीच में, ठीक है, शासन के माध्यम से लोगों के बीच में एक अवसरों को उपलब्ध कराना, और जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु सहयोग करना। कि जैसे व्यक्ति कुछ कार्य करना चाह रहा है, कोई दुकान चलाना चाह रहा है, तो उसमें आप उसका वित्तीय सहयोग करें जिससे वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके, ठीक है। तो ये कुछ मूलभूत सिद्धांत थे। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, नागरिक अधिकार पत्र का जो महत्व होता है उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो देखिए, नागरिक प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है। कहने का मतलब यह है कि भाई जो गवर्नमेंट होती है किसके लिए होती है, जनता के लिए, ठीक है। जनता की शासन की बात कही जाती है, लोकतंत्र की बात कही जाती है। जो सरकार है उसमें लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि जो नागरिक प्रशासन है उसको उत्तरदायी बनाना, रिस्पॉन्सिबल बनाना, कि आप चीज़ों को सही तरीके से करें। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो शासन प्रशासन है, उसको सही रूप में चीज़ों को व्यवस्थित करना कि आप सही से उन चीज़ों को करें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नागरिक प्रशासन को उत्तरदायी बनाना जो नागरिक अधिकार पत्र है उसका बहुत सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण माना जाता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या के प्रति अगर शासन प्रशासन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो कार्य अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, अपारदर्शिता पाई जाएगी, क्योंकि आपने जवाबदेही नहीं डिसाइड कर रखी है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि नागरिक प्रशासन को उत्तरदायी बनाता है आपका नागरिक अधिकार पत्र। अगली चीज़ क्या है, नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक जिलाधिकारी के बाहर एक कुछ नागरिकों को वो प्रोवाइड होने वाली जो भी सेवाएं हैं अगर वो सही रूप में दिखा दी गई तो लोग उस पर मांग करेंगे, और कहीं ना कहीं वो फिर अधिकारी पर भी दबाव पड़ेगा कि हाँ वो सही रूप में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को दे। लेकिन होता क्या है कि जब चीज़ें अपारदर्शी होती हैं तो चीज़ें पता नहीं लग पाती और लोग उस पर सवाल नहीं उठा पाते, ठीक है। तो नागरिक अधिकार पत्र के माध्यम से क्या होता है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना, लोग जो सेवक होते हैं उनके आचरणों पर अंकुश लगाता है। कहने का मतलब है नागरिक अधिकार पत्र जो है उसके माध्यम से आप ये डिसाइड कर देते हैं कि 1 महीने में या ये कार्य आपको करने हैं। अब अगर व्यक्ति नहीं करेगा, ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं करेगा, जो सिविल सेवक है वो कार्य नहीं करेगा, अपने जो कार्य उसको प्रदान किए गए हैं अधिकार क्षेत्र में, तो अगर उनको सही तरीके से नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं यह लोक सेवकों पर अंकुश लगाता है आचरण पर, कि गलत आचरण को लोग धारण ना कर पाएं। तो कौन सा कार्य करता है, नागरिक अधिकार पत्र। अगली चीज़ क्या है, आम लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। कि जैसे जो लोगों की आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो उनकी भी पूर्ति करने में आवश्यक यह हेल्प करता है। नागरिक अधिकार पत्र जो है वो आम लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने में सहायक होता है। अगली चीज़ क्या है, लोकतंत्र का समुचित विकास करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सभी लोगों का, आप लोगों को समान रूप से जो अवसर है और लोगों के साथ में न्याय हो सके, उनको हर तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त हो, तो ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप नागरिक अधिकार पत्र के तहत जो नागरिक अधिकार पत्र है, ठीक है, उनकी बातों को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, कि जिससे क्या होगा कि सभी लोगों का समान रूप से विकास होगा, ठीक है, कि कोई भी अपारदर्शी चीज़ नहीं रहेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं हैं वो मिलेंगी। तो हर तरीके से एक अच्छे लोकतंत्र का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नागरिक अधिकार पत्र की, इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा, ठीक है।
अब दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चला है, बीओ मेंस का भी स्टार्ट हो गया है 2020 के लिए, ठीक है। और यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 19 का अलग अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न संख्या 138 है। 138 प्रश्न संख्या को देखेंगे। 125 शब्द सीमा में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। जो प्रश्न है उसको लिखने से पहले जैसे जो सावधानियां बरतनी है कि आप लोगों को कि ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ में क्या चीज़ें करनी है कि जैसे आपके उत्तर में एक लयबद्धता होनी चाहिए और डेटा और डायग्राम का भी उपयोग करिए जहाँ पर भी रेलेवेंट हो। और उसके साथ में आप अगर जो कीवर्ड हैं अगर उनको अंडरलाइन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बातों को ध्यान में रखकर ही आप लोगों को प्रश्न लिखना है, ठीक है। अब देखिए आज का जो प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है, सेकंड प्रश्न करंट अफेयर का ही होता है। तो आज की डेट में हम लोग बात करेंगे चुनावी बॉन्ड्स के पक्ष तथा विपक्ष में तर्कों को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ 2017-18 के बजट से एक चुनावी बॉन्ड्स योजना को शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से राजनीतिक दल जो हैं वो धन एकत्रित करते हैं, ठीक है। अब ये कहा गया है, ये डेटा आया है कि जो चुनावी बॉन्ड्स के माध्यम से जो धन का एकत्रण हुआ है वो लगभग 5,896 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। मतलब क्राउड फंडिंग की गई है, कोई भी कंपनी है, कोई व्यक्ति है, कोई संस्थान है तो वो डायरेक्टली पैसा दे सकता है जो राजनीतिक दल है, किसी भी राजनीतिक दल को, ठीक है। और यहाँ पर यह देखने में आया है चुनावी बॉन्ड्स जो जारी किए गए थे तो इस योजना के तहत देखिए 1 करोड़ और 10 लाख के मूल्य का जो प्रतिशत है वो 99.7% है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया गया है वो बड़े बड़े संस्थानों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, जो विदेशी उद्योगपति हैं, जो भारतीय लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चला रहे हैं, तो उन लोगों ने किया है। भाई अगर कोई 1 करोड़ का दान दे रहा है तो आप सोच सकते हैं ना कि वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होगा, ठीक है। और इसमें और भी कुछ चीज़ें आई हैं कि यह डेटा निकल कर आया है कि 83% बॉन्ड्स जो हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद से परचेज किए गए हैं, खरीदे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें घटनाएं घटित हुई हैं। अब देखिए पक्षों की बात कर लेते हैं कि पक्ष कौन कौन से हैं कि चुनावी बॉन्ड्स सही हैं या नहीं सही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पक्ष में बात करते हैं कि चुनावी धन जो चुनावी बॉन्ड्स हैं वो सही हैं, ठीक है। देखिए राजनीतिक वित्त पोषण की बात कही जाती है तो अब बहुत से पहले क्या होता था कि पहले लोग डायरेक्टली पैसा देते थे पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी उनको पैसा दिया जाता था। अब यह क्या करता है, राजनीतिक वित्त पोषण तो करता है लेकिन नगदी को सीमित करता है कि मतलब नगद के रूप में आप लोगों को नहीं दे सकते, इसको ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से, ऑनलाइन क्लियरिंग के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी एक बात कही गई है कि इसमें व्यक्ति, देने वाले व्यक्ति का नाम नहीं उजागर होगा। तो ये कुछ बातें हैं। पक्षों की बात कर लेते हैं। देखिए काले धन पर अंकुश लगेगा, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो मनी ट्रांसफ़र होता है वो ड्राफ्ट, चेक और ऑनलाइन क्लियरिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। और इसमें काले धन पर अंकुश इसलिए भी लगेगा क्योंकि देखिए केवाईसी का अनुपालन जो होता है, नो योर कस्टमर, ठीक है, तो केवाईसी का भी पालन किया जाएगा। और जैसे जो चंदा दिया गया है वो रसीद का प्रकटीकरण भी, उसको प्रस्तुत भी किया जाएगा। और क्या होगा कि जैसे कपटपूर्ण राजनीतिक दलों का अपवर्जन होगा कि मतलब जो लोग गलत तरीके से राजनीतिक दल पैसा इकट्ठा करते थे या उगाही करते थे किसी भी संस्थान या किसी को दबाव में लेकर जो राजनीतिक दल पैसा मांगते थे, तो ऐसे दलों का भी अपवर्जन होगा, ऐसे लोगों का भी खात्मा होगा, ठीक है। पक्षों की जहाँ तक बात करते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आपका राजनीतिक उत्पीड़न से दानकर्ताओं की सुरक्षा। तो कहने का मतलब है कोई भी राजनीतिक दल जो है वो किसी भी दानकर्ता पर
कोई दबाव नहीं डाल सकता, उत्पीड़न नहीं कर सकता कि जैसे मान लीजिए बीजेपी पार्टी का कोई नेता बोले कि आपने कांग्रेस को दिया है तो आप मुझे भी दीजिए, तो ऐसे में उत्पीड़न होने लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, जैसे कांग्रेसी ही बोले कि आपने बीजेपी को दिया है मेरे को भी दीजिए। ठीक है, तो ये जो उत्पीड़न है, ठीक है, जो राजनीतिक एक उत्पीड़न है दानकर्ताओं का, तो उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए पक्षों की बात हो गई, अब हम लोग विपक्ष के तर्कों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनावी बॉन्ड्स को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं। ठीक है, कि जैसे देखिए व्यक्ति की जानकारी, जैसे साधारण व्यक्ति की जानकारी इसमें नहीं दी जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल माना जाता है। और बॉन्ड्स में क्या है कि जैसे जो बॉन्ड्स आपने खरीदे, तो अगर आप चुनाव लड़ते हैं या अन्य प्रकार से जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड नहीं जमाना। पहले क्या था कि पहले जो चुनावी बॉन्ड्स योजना चल रही थी तो उसमें आपको रिकॉर्ड्स जमा कराने पड़ते थे इलेक्शन कमीशन के पास में, लेकिन अब क्या है, अब ये चीज़ें जमा नहीं करानी है आपको, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लूप होल्स हैं। विपक्ष की जब बात की जाती, विपक्ष में तर्कों की बात की जाती है, तो ये बात उभर कर आती है कि ये बहुत ही ज़्यादा चुनावी बॉन्ड्स को खतरनाक बनाती है। ठीक है, कि आपने पैसा दे दिया और अगले ने ले लिया, लेकिन कोई उसका प्रकटीकरण ही नहीं होगा, रसीद जमा नहीं होगी आपके उसके क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के पास में। ठीक है, और क्या है कि जैसे चुनावी बॉन्ड्स जो हैं वो आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट पाएंगे। ठीक है, पहले क्या था कि ये आयकर अधिनियम के तहत अंडर में नहीं आएंगे। ठीक है, इनको छूट दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, वो बहुत बड़ी मात्रा में किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत बड़ी मात्रा में पैसा दे सकता है और उससे एवज में काम ले सकता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है कि जैसे विदेशी वित्त पोषण भी होगा। कहने का मतलब है कि जो फॉरेन के लोग हैं वो भी सरकार पर दबाव बनाने लगेंगे, क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे मान लीजिए ब्लैक मनी है, अब ब्लैक मनी कोई किसी एक बहुत बड़े उद्योगपति के पास में है या कोई बहुत बड़े महात्मा के पास में या किसी भी व्यक्ति के पास में है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, वह सरकार के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लेगा, वो ब्लैक मनी को व्हाइट में परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, काला धन बहुत बड़ी मात्रा में आने की संभावनाएं हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो होगी वो बढ़ने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो इसलिए भी इसको नहीं लाने की बात कही जाती, विपक्ष में बात कही जाती है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि कारपोरेट कंपनी के लाभ का 7.5%, जैसे मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, तो वह अपने कंपनी के ओवरऑल लाभ का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के 7.5% ही आप दे सकते थे, लेकिन अब इस सीमा को भी हटा दिया गया है, कि मतलब इस लिमिट को भी हटा दिया गया है कि आप कितना भी पैसा दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी, और एक कहते नहीं कि उद्योग जगत और पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसका गठजोड़ चलने लगेगा कि जिस उद्योगपति को कोई काम करवाना होगा तो वो सीधे चंदा दे देगा, चुनावी बॉन्ड्स खरीद लेगा और अपने काम करवा लेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। 2017-18 के बजट में ये सारे प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कंपनियों को विवरण देना आवश्यक नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, वो अगर चुनावी बॉन्ड्स खरीदी है तो उसको विवरण देना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और क्या करता है विपक्ष में, विपक्षों की जब बात करते हैं तो देखिए राजनीतिक दलों को सीमित करने का भी प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए अगर सारे के सारे लोग मिलकर एक ही पार्टी, जैसे मान लीजिए कांग्रेस को ही देने लगे, तो अन्य पार्टियां तो सिमट जाएंगी ना, छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं, और जो बड़ी पार्टियां हैं उन छोटी पार्टियों को खत्म करने लगेंगी, या बीजेपी को ही या कांग्रेस को ही या समाजवादी पार्टी को ही अगर एक ही पार्टी को ये चंदा जाने लगा, तो आप सोच सकते हैं ना अन्य पार्टियों में किस तरीके की स्थिति बनेगी। ठीक है, और क्या है इसके साथ में कि जैसे कहा जाता है, यह रिपोर्ट में आया है, इस सरकार के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में आया है कि सत्ता पार्टी जो है वर्तमान में 2017-18 में जो उसको चुनावी बॉन्ड से जो पैसा आया, ठीक है, हम लोगों ने बात करी 96%, मतलब 100% जो पैसा प्राप्त हुआ, उसमें से 94.6% जो है वो सत्तारूढ़ दल को आया है। ठीक है, तो ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मतलब सरकार की, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है इससे संबंधित। ठीक है, चुनावी बॉन्ड्स क्यों सही है, क्यों गलत है, इन सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से 125 शब्द सीमा में बहुत अच्छी तरीके से आप लोग लिखिए।
ठीक है। पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप बीओ मेंस का भी चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस 2019-20 का भी चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।